चलिए आज हम बात करते हैं संपत्ति से जुड़ी एक खबर के बारे में। तो सबसे पहले खबर को देखें तो क्या नाना नानी की संपत्ति पर नाती या नतनी का हक होता है या नहीं होता। ये जो नियम है इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले खबर को देखें तो भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत नाती नतनी यानी कि ग्रैंड चाइल्ड्स जो होते हैं उनका अपने नाना नानी यानी कि मैटरनल जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनकी संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार यानी कि बर्थ राइट नहीं होता है। संपत्ति पर अधिकार कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही उत्पन्न होता है। जैसे संपत्ति के अधिकारों से जुड़े कुछ मुख्य नियम हैं उनके बारे में बात करें तो जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। जैसे नाती या नतनी नाना नानी की संपत्ति में जन्म से हिस्से का दावा नहीं कर सकते। यह अधिकार केवल पिता की पैतृक संपत्ति यानी कि दादा की संपत्ति के मामले में लागू होता है। माँ के कानूनी अधिकारों की बात करें तो नाना नानी की संपत्ति पर पहला अधिकार उसके सीधे वारिस यानी कि क्लास लीगल हेयर्स का होता है। जैसे उनके बेटे बेटियां यानी कि आपकी माँ और जैविक पति या पत्नी शामिल हैं। आपकी माँ का उस संपत्ति पे बराबर कानूनी हिस्सा है। अधिकार जो है वो कम मिलता है यदि माँ जीवित है। जब तक आपकी माँ जीवित है संपत्ति पर उनका अधिकार है। नाती या नतनी सीधे तौर पर संपत्ति में हिस्से की मांग नहीं कर सकते यदि माँ मर चुकी हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। यदि नाना नानी की मृत्यु से पहले आपकी माँ या उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है तो माँ का हिस्सा नाती नतनी और उनके भाई बहनों को कानूनी वारिस के तौर पर मिलता है। इन स्थितियों में नाती नतनी संपत्ति पर हिस्सेदारी के हकदार होते हैं। वसीयत के महत्व की बात करें तो नाना नानी को अपनी स्वयं अर्जित यानी कि सेल्फ एक्योर्ड जो संपत्ति है उसको किसी को भी वसीयत करने का पूरा अधिकार है। यदि उन्होंने वसीयत में किसी विशेष व्यक्ति चाहे वह नाती या नतनी हो या कोई और का नाम लिखा है तो संपत्ति उसी के अनुसार वितरित होगी भले ही अन्य वारिस मौजूद हों। स्व अर्जित संपत्ति बनाम पैतृक संपत्ति की बात करें तो नाना नानी द्वारा स्व अर्जित संपत्ति पर उनका पूर्ण स्वामित्व होता है। वे इसे जिसे चाहे दे सकते हैं। नाती या नतनी इस पर जन्म के आधार पर दावा नहीं कर सकते। बात करें हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के बारे में तो यह एक ऐतिहासिक कानून होता है जिसमें हिंदुओं बौद्धों जैनों और सिखों के लिए उत्तराधिकारी कानूनों को संहिताबद्ध और संशोधित किया। बिना वसीयत के उत्तराधिकारी के लिए एक समान नियम स्थापित किए हैं। महिलाओं के लिए सीमित संपत्ति के प्रावधानों को समाप्त किया और उन्हें पूर्ण संपत्ति अधिकार प्रदान किए। 2005 के महत्वपूर्ण संशोधन के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान सदायक जो अधिकार हैं वो दिए गए हैं। जैसे कि उसी जितनी जो संपत्ति है वो बेटों को मिलेगी उसी प्रकार से बेटियों को भी मिलने लगी है। ये जो नियम है अधिनियम है वो कैसे काम करता है तो जब कोई हिंदू बिना वसीयत बनाए मर जाता है तो प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी बेटी बेटा या विधवा एक साथ और एक समान रूप से प्रति व्यक्ति संपत्ति के वारिस होते हैं। चाहे वो पत्नी हो बेटे हैं या बेटियां हैं तीनों को उसके मरने के बाद एक समान जो संपत्ति है वो वितरित की जाती है सरकार के द्वारा। यदि प्रथम श्रेणी के कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो संपत्ति द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों को फिर सगोत्रीय जैसे कि पुरुषों के माध्यम से पुरुष संबंधी और सगोत्रीय जैसे कि अन्य रक्त संबंधियों को दी जाती है। ये नियम क्यों लगाए गए हैं ये नियम क्यों हैं तो इसकी बात करें तो यह कानूनी पारिवारिक संपत्ति के वितरण के तर्क और ऐतिहासिक संदर्भ पर आधारित है। जैसे बात करें कानून के मूल सिद्धांत के बारे में तो धारा 8 और अनुसूची 1 के तहत हिंदू उत्तराधिकार कानूनी संपत्ति के वितरण के लिए एक स्पष्ट पदानुक्रम निर्धारित किया जाता है। जब किसी व्यक्ति जैसे कि नाना या नानी की मृत्यु होती है तो उनकी संपत्ति पर पहला हक उनके प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिसों का होता है। इन प्रथम श्रेणी के वारिसों में पति पत्नी बेटे और बेटियां शामिल हैं। नाती या नतनी इस श्रेणी में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते हैं। वे द्वितीय श्रेणी के वारिसों में आते हैं।
परिवार की शाखा के तर्क की बात करें तो कानून यह मानता है कि संपत्ति पहले जीवित वारिसों के बीच विभाजित होनी चाहिए। नाती या नतनी अपनी माँ या पिता स्थिति के अनुसार की जो कानूनी शाखा है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भी तर्क है कि जब तक माँ नाना नानी की बेटी यानी कि जीवित है, संपत्ति का अधिकार पहले माँ को मिलेगा। यदि माँ जीवित नहीं है तो उनका हिस्सा अगली पीढ़ी यानी कि जो नाती है या नातनी है उनको स्थानांतरित हो सकता है या किया जा सकता है, ताकि परिवार की उस शाखा को संपत्ति से वंचित न किया जाए। स्व अर्जित संपत्ति पर पूर्ण अधिकार की बात करें तो यह कानून नाना नानी को उनकी अपनी कमाई स्व अर्जित जो संपत्ति है उस पर पूरा नियंत्रण देता है। उन्हें अधिकार है कि वे अपनी संपत्ति जिसे चाहें वसीयत के माध्यम से दे सकते हैं। यह एक व्यक्तिगत संपत्ति के स्वामित्व के मूल आधार को बनाए रखता है। जैसे उनके स्वयं के द्वारा जो अर्जित की गई जो संपत्ति है वो अपने मन से किसी को भी दे सकते हैं। बात करें इस पे अदालती फैसलों की भूमिका के बारे में, तो अदालती फैसलों की भूमिका इन मामलों में मुख्य रूप से मौजूदा कानून की व्याख्या, पुष्टि और स्वामित्व की है। अदालतें कोई नया कानून नहीं बनाती बल्कि 1956 के हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जैसे कानूनों में दिए गए प्रावधानों को वास्तविक मामलों पर लागू करती हैं और कानूनी अस्पष्टताओं को दूर करती हैं। इनसे जुड़े कुछ अन्य बिंदु जो हैं उनके बारे में बात करें तो कानून की व्याख्या और स्पष्टीकरण के बारे में। कानून की व्याख्या स्पष्टीकरण के बारे में बात करें तो जब संपत्ति विवाद से जुड़ा कोई मामला कोर्ट में जाता है तो पक्षकार अक्सर अलग अलग तर्क देते हैं। अदालतें कानून की बारीकियों को समझाती हैं। जैसे बात करें पैतृक संपत्ति की परिभाषा स्पष्ट करना। अदालतों को बार बार स्पष्ट किया है कि हिंदू कानून में पैतृक संपत्ति का एक मतलब केवल पिता, दादा या परदादा से मिली 4 पीढ़ियों तक की संपत्ति होती है। नाना नानी की संपत्ति तकनीकी रूप से पैतृक संपत्ति नहीं है बल्कि वह स्व अर्जित या मातृ पक्ष की संपत्ति है। यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार होता है जबकि नाना नानी की संपत्ति में ऐसा नहीं होता। कानूनी पदानुक्रम लागू करने की बात करें तो अदालतें सुनिश्चित करती हैं कि संपत्ति का वितरण कानून द्वारा स्थापित वरीयता क्रम में के अनुसार किया जाए। जैसे यदि नाना नानी बिना वसीयत छोड़े मर जाते हैं तो अदालतें यह सुनिश्चित करती हैं कि संपत्ति पहले उनकी बेटियों और उनके बेटों को मिले। नाती या नतनी को केवल तभी सीधे तौर पर मिलता है जब उनकी माँ और नाना नानी की बेटी पहले मर चुकी हो, जैसे उनकी माँ जो है वो मर चुकी हो। अदालती फैसले इस पदानुक्रम को बनाए रखते हैं। वरीयता को मान्यता देने की बात करें विल की तो अदालतें संपत्ति के मालिक के अधिकार को सर्वोपरि मानते हैं। जैसे अदालतें फैसले अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि यदि नाना नानी के वैध वसीयत बनाए हैं तो उनकी इच्छा का समान जो है वो सम्मान किया जाना चाहिए और वे अपनी संपत्ति जिसे चाहें दे सकते हैं। अदालतें वसीयत की वैधता की जांच करती हैं और यदि वह सही पाई जाती है तो संपत्ति का हस्ताक्षर जो है वो वसीयत के अनुसार ही होता है, भले ही कानूनी जो वारिसों के अनुसार नाती या नतनी या अन्य को आपत्ति हो। बात करें महिला वारिसों के मजबूत होने के कारण के बारे में तो संशोधन 2005 के तहत 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम ने कानूनी परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव किया जिसने अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले को प्रभावित किया। जैसे समान अधिकार। इस संशोधन ने बेटियों को पैतृक संपत्ति यानी कि पिता या दादा की संपत्ति में बेटों के बराबर सदाई यानी कि बराबर का जो अधिकार का जो दर्जा है वो दिया है। मातृ पक्ष पर प्रभाव की बात करें तो जब एक बेटा यानी कि आपकी माँ का या आपके पिता आपके नाना की संपत्ति में पूर्ण अधिकार मिल जाता है तो उसकी मृत्यु के बाद वह संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति बन जाती है। बाद में यह संपत्ति उसके अपने वारिसों जैसे जिनमें कि आप नातनी या नातनी जैसे कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो हस्तांतरित होती है। इस संशोधन ने महिला वारिसों और उनके बच्चों के अधिकारों की उनको मजबूत किया है।
बात करें मुस्लिम कानून और अन्य धर्मों से भिन्नता के बारे में, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जितने भी हमने नियम बताए हैं उनमें केवल हिंदू, बौद्ध और जैन और सिख पर लागू होते हैं हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत। मुस्लिम कानून की बात करें शरीयत की, तो मुस्लिम कानून में संपत्ति के नियम अलग होते हैं जिन्हें शरीयत कानून द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वहाँ वारिसों का हिस्सा कुरान में तय होता है और वसीयत करने के नियम भी अलग जो हैं होते हैं। जैसे व्यक्ति केवल अपनी संपत्ति के 1/3 हिस्से की वसीयत कर सकता है। ईसाई और पारसी नियमों की बात करें तो इन समुदायों के लिए भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 लागू होता है जिसमें वितरण के अलग अलग प्रावधान हैं। संपत्ति के अगर प्रकार की बात करें तो संपत्ति के प्रकार को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कानूनी वारिसों के अधिकार इन श्रेणियों के आधार पर हैं, जैसे स्वयं अर्जित संपत्ति। यह वह संपत्ति है जिसे व्यक्ति ने अपने जीवन काल में स्व कमाया या खरीदा या अधिग्रहित किया है। उदाहरण इसका दें तो वेतन से खरीदी गई जमीन या घर, व्यवसाय से अर्जित धन से खरीदी गई संपत्ति या कोई संपत्ति जो कि किसी व्यक्ति को उपहार या वसीयत के रूप में मिली हो। बात करें अधिकार की, तो इस संपत्ति पर मालिक का पूर्ण स्वामित्व होता है और मालिक के पास यह अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से वसीयत के माध्यम से यह संपत्ति किसी भी को दे सकता है, चाहे वह कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो या फिर कोई चैरिटी। नाना नतनी के अगर हक की बात करें, नाती या नतनी के हक की, तो यदि नाना नानी ने स्वयं संपत्ति अर्जित की है तो नाती या नतनी का उस पर तब तक कोई सीधा अधिकार नहीं होता जब तक कि नाना नानी स्वयं उन्हें वसीयत में वह संपत्ति न दें। पैतृक संपत्ति यानी कि आपके पिता की जो संपत्ति है उस पर बात करें तो यह वह संपत्ति है जो किसी व्यक्ति को उसके पिता, दादा या परदादा से विरासत में मिली हो, जो परिवार में 4 पीढ़ियों तक चली आ रही है। जैसे उदाहरण की बात करें इसके की, तो वह जमीन जो आपके दादा को उनके पिता से मिली थी। अधिकार की बात करें तो इसमें अगर इसमें अधिकार की बात करें जिसमें हिंदू कानून में कि इस प्रकार की संपत्ति में परिवार के सदस्यों, बेटों और अब 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को जन्म सिद्ध अधिकार बर्थ राइट होता है। वे संपत्ति के सहदायी यानी कि कॉर्पोरेटर होते हैं। नाती या नतनी के अगर हक की बात करें पैतृक संपत्ति में, तो नाती या नतनी, पोते या पोतियों का अपने दादा की पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार होता है, पिता पक्ष की ओर से, न कि माता पक्ष की ओर से। नाती या नतनी के संपत्ति के अगर अधिकार की बात करें तो नाना नानी की संपत्ति जो है, नाना नानी की संपत्ति नाती या नतनियों के दृष्टिकोण से आमतौर पर स्वयं अर्जित संपत्ति की श्रेणी में आती है। कानून की नज़र में माँ के माता पिता यानी कि आपके नाना नानी से मिली संपत्ति पैतृक नहीं मानी जाती। यही कारण है कि नाती या नतनी उसमें सीधे किसी हिस्से का दावा नहीं कर सकती। बात करें सौहार्दपूर्ण बंटवारे के बारे में, तो इसका जो अर्थ है वो यह होता है कि परिवार के सदस्यों द्वारा आपसी सहमति और शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से संपत्ति का बंटवारा करना, बजाय इसके कि मामले को अदालत में घसीटा जाए। जैसे इससे जुड़े कुछ जो बिंदु हैं उनकी बात करें तो आपसी सहमति, यह पूरी तरह से परिवार के सदस्यों की रजामंदी पर निर्भर करता है। इसमें कोई जबरदस्ती या कानूनी दबाव नहीं होता। इसमें लचीलेपन की बात करें तो कानूनी अधिकार अधिनियम के सख्त नियमों से हटकर परिवार के सदस्य अपनी विशेष जरूरतों, भावनात्मक जुड़ावों या किसी सदस्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बंटवारा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भले ही कानूनन 2 भाइयों का जो हिस्सा है वो मिले। बात करें कानूनी वैधता के बारे में, तो एक बार जब परिवार के सदस्य किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं तो इस समझौते को पारिवारिक समझौता ज्ञापन के रूप में लिखित रूप में दर्ज किया जाता है। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इस दस्तावेज को कानूनी रूप से मजबूत बनाने और भविष्य के विवादों से बचने के लिए इसे पंजीकृत यानी कि रजिस्टर करवाना अनिवार्य है।
पंजीकरण के बाद यह एक कानूनी दस्तावेज बन जाता है जिसे अदालत में चुनौती देना मुश्किल होता है। समय और धन की बचत की बात करें तो अदालतें मुकदमे लंबे, महंगे और तनावपूर्ण होते हैं और सौहार्दपूर्ण बंटवारे से समय और धन दोनों की बचत होती है। रिश्ते बने रहते हैं। अगर इसकी बात करें तो कानूनी लड़ाई अक्सर रिश्तों में कड़वाहट लाती है और शांतिपूर्ण बंटवारे से परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्द और रिश्ते बने रहते हैं। इसका अगर संक्षिप्त में बताएं तो सौहार्दपूर्ण बंटवारा संपत्ति विवादों को सुलझाने का एक परिपक्व, व्यवहारिक और शांतिपूर्ण तरीका है जिसे भारतीय कानून में भी मान्यता प्राप्त है, बशर्ते यह सभी संबंधी पक्षों की स्वतंत्र सहमति से किया गया हो। अब बात करें कानूनी सलाह के महत्व के बारे में, तो कानूनी सलाह का महत्व संपत्ति के मामलों में विशेषकर सौहार्दपूर्ण बंटवारे या उत्तराधिकारी के दौरान बहुत अधिक होता है और लोग अक्सर सोचते हैं कि पारिवारिक मामले में वकील की क्या जरूरत, लेकिन एक विशेषज्ञ वकील की सलाह कई समस्याओं से बचा सकती है। जैसे कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करें तो कानूनी पेचीदगियों का समझना, जैसे जटिल कानून भारत में संपत्ति जो कानून है वो जटिल है, जैसे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम और मुस्लिम कानून। एक आम आदमी के लिए इन कानूनों के प्रावधानों, संशोधनों जैसे 2005 का संशोधन और अदालती फैसलों की बारीकियों को समझना लगभग असंभव है। अधिकारों के सही जानकारी की बात करें तो वकील आपको आपके वास्तविक कानूनी अधिकारों के बारे में सही जानकारी नहीं देता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसा कि पहले मैंने एक बार बता दिया गया है कि वकील स्पष्ट करेगा कि नाना नानी की संपत्ति पैतृक नहीं है और इसमें जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। भविष्य के सही दस्तावेजों की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन की, तो विवाद रहित दस्तावेज जैसे संपत्ति के बंटवारे या वसीयत लिखने में दस्तावेजों का बहुत महत्व होता है और एक छोटी सी गलती या अस्पष्ट भाषा भविष्य में बड़ा विवाद जो है वो पैदा कर सकती है। पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क की बात करें तो वकील सुनिश्चित करता है कि सभी दस्तावेज जैसे कि पारिवारिक समझौता, ज्ञापन, वसीयतनामा या गिफ्ट डीड सही स्टाम्प पेपर पर हो, यानी कि विधिवत हस्ताक्षर साइंड हो, गवाहों द्वारा प्रमाणित हो और कानून के अनुसार पंजीकृत हो। भविष्य के विवादों से अगर बचाव की बात करें तो स्पष्टता, कानून सलाह से समझौते में स्पष्टता आती है और वकील हर संभावित स्थिति जैसे कि किसी वारिस की मृत्यु, भविष्य में संपत्ति की बिक्री को ध्यान में रखते हुए मृत्यु के शर्तें लिखता है, जिससे भविष्य में मुकदमेबाजी की जो संभावना है वो कम हो जाती है। निष्पक्षता और मध्यस्थता की बात करें, मेडिएशन की, तो तटस्थ दृष्टिकोण पारिवारिक बंटवारे में अक्सर भावनात्मक तनाव और पक्षपात होता है। वकील एक तटस्थ तीसरी पक्ष के रूप में कार्य करता है जो कि सभी पक्षों को कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष समाधान तक पहुंचने में भी मदद करता है। बात करें कर प्रभाव की, टैक्स इम्प्लीकेशन की, तो वित्तीय सलाह संपत्ति के हस्तांतरण पर अक्सर कर यानी कि टैक्स या शुल्क शामिल होते हैं। वकील या कर विशेषज्ञ सलाह दे सकते हैं कि किस तरीके जैसे कि गिफ्ट डीड से सेल डीड या वसीयत से संपत्ति का हस्तांतरण सबसे अधिक कर शुल्क होगा। अगर इसको संक्षिप्त में बताएं तो कानूनी सलाह यह सुनिश्चित करती है कि संपत्ति से जुड़ा कोई भी कार्य, चाहे वो बंटवारा हो या वसीयत बनाना, कानूनी रूप से वैध, निष्पक्ष और भविष्य में सुरक्षित हो। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और महंगी अदालतों लड़ाइयों से भी बचाता है। धन्यवाद।